हेलो दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में। आज हम तरंग का भाग 2 लेकर आपके सामने आए हैं और आशा करते हैं कि पिछले भाग की तरह आपको भी ये भाग रोचक साबित होगा। पिछले भाग में हमने तरंग के बारे में कुछ बातें जानी। तरंग क्या है? तरंग क्या होता है? एक विक्षोभ, एक डिस्टरबेंस जो कब पैदा होता है? जब हम किसी आयाम या माध्यम में ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करते हैं, पहुंचाते हैं, वही तरंग होती है। साधारण भाषा में यही कहा जा सकता है। अगर हम ये कहें कि विक्षोभ कब पैदा होता है, तो विक्षोभ के लिए हमने उस दिन एक आपको उदाहरण भी बताया था कि विक्षोभ अगर तालाब किनारे हम कहीं बैठे हुए अचानक हम एक पत्थर लेते हैं और पानी में फेंकते हैं, तो वहां पर एक डिस्टरबेंस शुरू हो जाता है, मतलब कि विक्षोभ शुरू हो जाता है और पानी ऊपर नीचे लहरें करता हुआ समुद्र के तट तक पहुंच जाता है या उस तालाब के तट तक पहुंच जाता है। तो ये किस कारण होता है? हमारा विक्षोभ के कारण होता है। फिर हमने तरंग के दो भागों के बारे में जाना। हमने देखा यांत्रिक तरंग और वैद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग में हमने थोड़ा सा ये समझा था कि वे तरंग जिन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता होती है संचरण करने के लिए, वो यांत्रिक तरंग कहते हैं। और ये इसका जो माध्यम हो सकता है वो ठोस हो सकता है, द्रव्य हो सकता है, वायु हो सकती है, ये इसके माध्यम हो सकते हैं। और वैद्युत चुंबकीय तरंग को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है संचरण करने के लिए। फिर हमने धीरे धीरे उसमें तरंग दैर्ध्य, दोलन, आवर्त गति, सरल आवर्त गति, आयाम, ये सब पढ़े। आज हम आपके सामने इसी भाग में आगे चलते हुए क्या लेकर आए हैं? आवर्त काल, मतलब कि पीरियोडिक मोशन। आवर्त काल क्या होता है? आवर्त काल, आवर्त गति करता हुआ पिंड, आवर्त गति पीरियोडिक, मतलब कि पीरियोडिक मोशन करता हुआ पिंड जितने समय में एक पूरा चक्कर लगाता है, जितने समय में एक पूरा चक्कर लगाता है, वही हमारा आवर्त काल होता है। आवर्त गति मतलब कि आवर्त गति करता हुआ पिंड जितने समय में एक पूरा चक्कर लगाता है वो उसे हम आवर्त काल कहते हैं। आवर्त काल कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है कि पीरियोडिक मोशन उस दिन भी बताया था, आवर्त गति उस दिन भी बताई थी कि जब कोई भी पिंड या कोई भी वस्तु आगे पीछे गति करती है वो पीरियोडिक मोशन कहलाता है, आवर्त गति कहलाती है। तो आवर्त समय कितना हो गया? आवर्त समय जब कोई पिंड एक पूरा चक्कर किसी समय में लगाता है, जब कोई पिंड एक पूरा चक्कर जितने समय में लगाता है उसको हम क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं, पीरियोडिक टाइम कहते हैं। ठीक है, तो आवर्त काल ये होता है। इसके बाद हमारी आती है फ्रीक्वेंसी। क्या आती है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी? आवर्ती। इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? दोलन करने वाली वस्तुएं, दोलन करने वाली जो आपस में हिलती हैं, दोलन करने वाली वस्तुएं एक सेकंड में जितने दोलन करती हैं, दोलन करने वाली वस्तुएं एक सेकंड में जितनी दोलन करती हैं उसे हम आवृत्ति कहते हैं। एक दोलन माने ऑसिलेशन पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी मींस ऑसिलेशन पर सेकंड। एक सेकंड में जितना दोलन करने वाली वस्तुएं दोलन करेंगी उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी की जो मात्रक होती है वो चक्कर प्रति सेकंड होती है, जिसे हम हर्ट्ज के नाम से भी जानते हैं।
तो दोलन, दोलन मीन्स ऑसिलेशन, दोलन, दोलन करने वाली वस्तु, एक सेकंड में जितना दोलन करती है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब कि क्या हो गया, इसकी मात्रा, और इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं, एन से, एन से प्रदर्शित करते हुए हम ये कह सकते हैं कि एन बराबर ऑसी, ऑसिलेशन प्रति टाइम, मतलब कि समय, एक ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन पर सेकेंड इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसकी मात्रक हो गई चक्कर प्रति सेकेंड, चक्कर प्रति सेकेंड, ठीक है। और हम इसको हर्ट्ज के नाम से भी जानते हैं, हर्ट्ज के नाम से भी जानते हैं। तो आपको पता चल गया आवृत्ति क्या है, कि अगर कोई दोलन करने वाला वस्तु एक सेकंड में जितने दोलन करती है उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसकी जो ऐसा यूनिट है या मात्रक है वो चक्कर प्रति सेकंड या हर्ट्ज होती है। जैसे कि अब एक प्रश्न आपके सामने मैं लेकर आता हूं कि अगर कोई बच्चा झूला झूल रहा है, उसके बाद अचानक एक दूसरा बच्चा आता है और दूसरा बच्चा आके उसके पास आकर बैठ जाता है, तो क्या आवर्त काल पर इस बात का कोई प्रभाव पड़ेगा कि जब पहले एक बच्चा झूला झूल रहा था और फिर दो बच्चे मिलकर झूला झूल रहे, तो पीरियोडिक टाइम पर कोई फर्क पड़ेगा या आवर्त काल पर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा आवर्त काल द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। इसलिए अगर एक से अधिक दो बच्चे भी समान स्थिति में झूला झूलते हैं तो उसके आवर्त काल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बार फिर सुन लीजिए कि आवर्त काल पर द्रव्यमान का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आवर्त काल द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। इसलिए अगर एक ही वक्त में एक से अधिक लोग झूला झूल रहे हो तो उस पर आवर्त काल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं और आगे चलते में अब हम क्या पढ़ेंगे? अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? हमारी ट्रांसवर्सल वेव। अनुप्रस्थ तरंग हमारी क्या होती है? ट्रांसवर्सल वेव, ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग और हमारी अनुदैर्घ्य तरंग। इंग्लिश में अनुप्रस्थ को कहते हैं ट्रांसवर्सल वेव, TRANSVERSAL, ट्रांसवर्सल वेव। और इसको क्या बोलते हैं हम? लॉन्गिट्यूडनल, LOGITUDINAL, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो हमने दो तरह की यांत्रिक तरंगों में दो भाग देखे थे पहले वीडियो के अंदर, जिसमें कि एक अनुप्रस्थ तरंग थी और दूसरी अनुदैर्घ्य तरंग थी। अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है कि इस प्रकार की तरंग माध्यम में जब उत्पन्न होती है
होती है जब माध्यम के कण तरंग की दिशा में लंबवत होते हैं। लंबवत होते हैं। लंबवत माने परपेंडिकुलर, लंबवत होते हैं। और अनुदैर्घ्य तरंगें, इनमें तरंग संचरण की दिशा में, इनमें तरंग संचरण की दिशा में अनुदिश माध्यम के कण कंपन करते हैं या अर्थात आगे पीछे गति करते हैं। तरंग गति की दिशा में कंपन करते हैं। तो दोनों डेफिनेशंस पे चलते हैं हम अब अनुप्रस्थ तरंगे की तरफ। अनुप्रस्थ तरंगे हमारी क्या कहती है कि अनुप्रस्थ तरंगे ये बोलती है कि भाई क्या है अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्सल वेव। इस प्रकार की तरंग माध्यम में जब उत्पन्न होती है, जब माध्यम के कण तरंग की दिशा में लंबवत होते हैं, मतलब कि ऐसे वेव्स जो कि परपेंडिकुलर ऊपर नीचे, मतलब कि ऊपर नीचे इस तरीके से ऊपर नीचे क्या करें, कंपन पैदा करें और आगे बढ़ती हुई चली जाए, तो ऐसी तरंगों को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल वेव कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर अगर हम ये सोचें कि भाई ऐसी कौन सी तरंग हम अपने आप देख सकते हैं, तो अगर हम एक रस्सी ले लंबी सी, उसे एक दीवार में हुक से बांध दें और एक सिरे को अपनी तरफ खींच लें और हम उसको इस तरीके से हिलाएं, तो आप ये देखेंगे कि रस्सी कुछ इस तरीके से चलेगी। तो वो क्या है, हमारी वेव्स पैदा हुई उस रस्सी के अंदर और वो हमारी इस तरीके से चल रही है जैसे हमारी अनुप्रस्थ तरंगें चलती हैं। तो लंबवत होते हैं। लंबवत के लिए अगर हम ये देखें कि ये आपका हो गया और ये हमने एक सीधी, तो हमारी वो रस्सी कैसे चलेगी, इस तरीके से चलेगी। तो हम ये देखते हैं कि लंबवत तरीके से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, ठीक है। और हमने पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो होता है, ये क्या होता है, आपका श्रृंग, मतलब कि क्रस्ट, और इसको ट्रफ। तो ये हमने बताया था। तो अनुप्रस्थ तरंग में हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो तरंग है वो किस तरीके से चलती है कि जिस दिशा में वेव चल रही है, तरंगें चल रही है, उसी दिशा में लंबवत तरीके से चलती हैं और लंबवत तरीके से चलते हुए ये अपने स्थान तक पहुंच जाती है। तो ये क्या है, हमारी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी तरंगें हो सकती हैं, तो ऐसी तरंग जल तरंग हमारी होती है।
जल तरंग, ध्वनि तरंग, प्रकाश तरंग, ये इसके उदाहरण है। ये इसके क्या है? उदाहरण है समझने के लिए कि हमारी अनुप्रस्थ तरंग कौन कौन सी हो सकती है। जल तरंग, प्रकाश तरंग या भूकंप तरंग जो होती है वो सारी हमारी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। क्योंकि जल तरंग से अगर हम सोचने लगे तो अगर हमने जल में पत्थर डालते हैं तो पानी कुछ इस तरीके से चलता है नहीं चलता है। अगर हम प्रकाश तरंग देखें तो प्रकाश तरंग भी हमारी कुछ इस तरीके से ही चलती है। और भूकंप भी एक बीज के केंद्र से चारों तरफ फैलता हुआ चला जाता है। तो ये तरंगें कौन सी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अब आते हैं हम अपने अनुदैर्घ्य तरंग पर। अनुदैर्घ्य तरंग में हमने लिखा, इनमें तरंग संचरण की दिशा में अनुदिश माध्यम के कण कंपन करते हैं। अनुदिश माध्यम के कण मतलब कि अगर एक ही स्थान पर रखकर हमारे कंपन धीरे धीरे आगे कंपन करते हुए चले जाते हैं। मतलब कि हमने आवाज दी, हमारे मुख से के पास जो कण थे वो आगे वाले कण से टकराएंगे, फिर और आगे वाले से, फिर और आगे वाले से। तो इस तरीके से अनुदिश माध्यम के कण कंपन करते, अर्थात आगे पीछे गति करते। आगे पीछे मतलब कि वो इस तरीके से चलते हैं, जैसे कि हमारा ये पैर ये है, इस तरीके से अनुदिश करते हैं। और जितनी तेजी से ये दूसरे कण से टकराते हैं उसी तरीके से आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर हमारे जो तरंग है आगे पीछे गति करती है और कंपन करती है, उसको हम क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगें बोलते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों में हम ये कह सकते हैं कि कुछ इस तरीके से होगा। पहले ये दूर होंगी, कहीं पर ये बहुत नजदीक भी होंगी, ये हमारे जो कण हैं, ठीक है। फिर दूर हो सकते हैं कण, फिर बहुत नजदीक हो सकते हैं। तो ये हमारे इसके संचरण करने का क्रिया है कि जब हमारे कण दूर होते हैं, फिर अचानक में पास हो जाते हैं, फिर दूर हो जाते हैं, फिर पास होते हैं। तो ये सब क्या है? ये आगे पीछे क्या कर रहे हैं? दोलन कर रहे हैं। आगे पीछे दोलन कर रहे हैं और अपने आगे वाले कण को आगे धक्का दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं अनुदैर्घ्य तरंग, इनमें तरंग संचरण की दिशा में अनुदिश माध्यम के कण कंपन करते हैं, अर्थात आगे पीछे तरंग गति की दिशा में कंपन करने लगते हैं। अब ये जो दूर जो कण होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? विरल। ये क्या होते हैं? विरल, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन। और जो ये नजदीक होते हैं इसको संपीड़न कहते हैं। क्या कहते हैं? संपीड़न मतलब कि कंप्रेशन बोलते हैं। अब अगर इसका कोई एग्जाम्पल लें तो आपने देखा होगा कि अगर किसी स्प्रिंग को किसी दीवार पर बांध दें, अगर किसी स्प्रिंग को किसी दीवार पर बांध दें तो जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो जो उसकी पत्तियां नजदीक होती है वो धीरे धीरे खुलती हुई चली जाती हैं और एकदम कंपन करके बहुत तेजी से हिलती हुई चली जाती है। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरह के उदाहरण लेते हुए हमने कहा है कि जब हमारे कण अपेक्षा से अधिक नजदीक होते हैं, जब हमारे कण अपेक्षा से अधिक नजदीक होते हैं, जैसे यहां दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पर संपीड़न होता है, कंप्रेशन होता है। और अगर हमारे कण थोड़ी दूर पर होते हैं, दूरी पर दिखाई देते हैं, तो वहां पर हम क्या कहते हैं? विलन बोलते हैं, जिसे हम रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये वाला जो चित्र है अनुदैर्घ्य तरंग को प्रदर्शित करता है और ये वाला चित्र जो है वो अनुप्रस्थ तरंग को प्रदर्शित करता है। दोनों में क्या अंतर होता है? दोनों में ये अंतर होता है कि एक तरंग तो लंबवत तरीके से गमन करती है और दूसरी आगे पीछे तरंग की दिशा में कंपन करते हुए बढ़ती है। तो ये दोनों हमारे जो प्रकार थे वो आपके यांत्रिक तरंग के थे। यांत्रिक तरंग के दो प्रकार होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग और
अनुदैर्घ्य तरंग। अब आगे चलते हैं हम अपने दूसरे भाग पर, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरा भाग तरंग का क्या है? इलेक्ट्रो, ELECTRO, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या हम इसको क्या कहेंगे? वैद्युत। क्या कहेंगे हम इसको? वैद्युत चुंबकीय तरंग। वैद्युत चुंबकीय तरंग। हमने यांत्रिक तरंग के बारे में जाना, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से ही समझ में आता है कि इसमें चुंबकीय और वैद्युत तरंगों का मिश्रण होता है। तो इसमें वे तरंगे जिनके संचरण के लिए वे तरंग जिनको संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। वे तरंग जिनको संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता, माध्यम कैसा? कोई भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या वैद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। ठीक है। अतः ये तरंगे निर्वक्त में संचरण कर सकती है, किसी भी वैक्यूम में क्या कर सकती है? चल सकती है। ठीक है। ये तरंगे निर्वक्त में संचरण कर सकती है। और प्रकाश में ये तरंग प्रकाश की चाल के बराबर होती है। मतलब कि इसकी स्पीड कितनी होगी? तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 8 मीटर प्रति सेकंड। तो हमने कहा कि वे तरंग जिनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती संचरण करने के लिए, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या वैद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। और ये इनकी जो रफ्तार होती है, इनकी जो चाल होती है, वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की दर से ये चलती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें, उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं इसके? उदाहरण प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे और एक्स तरंगे इसके उदाहरण हो सकते हैं। प्रकाश तरंगे तो आपको पता ही है, और रेडियो तरंगे जो हम रेडियो फ्रीक्वेंसी के बारे में जानते हैं वो, और हमारे एक्स तरंगे मतलब कि एक्सरे मशीन से निकलने वाली जो तरंगे होती हैं वो हमारी एक्स तरंगे होती हैं। तो ये तरंगे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रकार हो सकते हैं। ठीक है। और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक खास बात होती है कि ये भी हमारी अनुप्रस्थ तरंग की तरह ही चलती है, ऊपर नीचे ही चलती है। ऊपर वैद्युत तो नीचे चुंबकीय, ऊपर नीचे दोनों तरफ से ऊपर नीचे ही गमन करती हैं। और कम तरंग दैर्घ्य वाली जो तरंग होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट की, उनकी आवृत्ति बड़ी होती है उच्च वाले से। ठीक है। तो अब हमने अपने तरंग के पार्ट में सारी बातें जान ली जो हमारे प्रमुख तौर पर तरंगों में होती हैं, और आशा करता हूं कि आपको ये सभी समझ में आई होंगी। और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और हमें अपना प्यार इसी तरीके से दिखाते रहें। जय हिंद, जय भारत।